So welcome back to my channel Social Science Stories. I am Tanvi Sachan here and previously we have revised the first part of French Revolution. आज के टॉपिक पे हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे. प्रीवियसली जो पार्ट 1 था उसमें हमने कवर करा था कि फ्रांस सोसाइटी क्या क्या स्टेट्स हुआ करते थे जो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी और ओल्ड रिजीम्स में लोग इतनी मिजरेबल कंडीशन में रहते थे और उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन करने का क्या इरादा करा, क्या क्या थ्योरी रही थी, जो पॉलिटिकल थिंकर्स निकल के आए थे. आज हम उस चीज को कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगी आपको एक टाइमलाइन देने के लिए जिससे आपको प्रिपेयर करने के लिए अपने एग्जाम्स में बहुत आसानी हो जाएगी. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं. द टॉपिक इज ग्रोइंग मिडिल क्लास. लोगों का ये मानना था वहां पे थर्ड स्टेट्स के लोगों का फ्रेंच सोसाइटी में जो अपर 2 स्टेट्स थी एज वी नो कि उनको कोई टैक्स पे करना नहीं होता था. दे वर एग्जेम्प्टेड ऑफ पेइंग एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेस. जो टैक्स पे करते थे वो सारे थर्ड स्टेट के लोग थे. जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनका ये बिलीव हो गया था फ्रेंच सोसाइटी में जो ओल्ड रिजीम 1789 थी यहाँ तक आते आते कि बर्थ के अकॉर्डिंग उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो थर्ड स्टेट के हो, चाहे वो सेकंड के हो या फर्स्ट स्टेट के हो. तो ये जो ग्रोइंग मिडिल क्लास आइडिया था इसमें बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो टीचर्स, लॉयर्स वगैरह थे, जो थोड़े पढ़े लिखे माने जाते थे, उनकी ये थिंकिंग उभर के आई कि जो थर्ड स्टेट थी बिलीव करती थी कि किसी को भी प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए उनके बर्थ से, रादर देन उनकी मैरिट पे फोकस करना चाहिए कि उनकी मैरिट कितनी अच्छी है उसी हिसाब से वो अपनी लाइफ को लीड करे. जैसे ही फ्रेंच पीपल मैरिट की बात करना शुरू करते हैं वैसे ही बहुत सारे प्रोमिनेंट स्कॉलर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स उभर के आते हैं और वो अपनी आइडियोलॉजीज देना शुरू करते हैं. पहले सबसे प्रोमिनेंट स्कॉलर है जॉन लॉक. उनकी फेमस बुक का नाम है टू ट्रीटाइसेस ऑफ गवर्नमेंट. इस बुक में वो सारे राइट्स को जो भी एब्सोल्यूट मोनार्क के पास होते हैं, एक डेस्पोटिक मोनार्क के पास होते हैं, उसे डिक्लाइन कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि मोनार्क के पास किसी भी तरह की डिवाइन राइट्स नहीं होने चाहिए. इनके आइडिया को आगे फॉरवर्ड करा जाता है रूसो, जो कि जीन जैक्वेस रूसो इनका पूरा नाम है. वो अपनी किताब में लिखते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट. इनकी बहुत फेमस किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट. में वो ये बताते हैं कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स. तो आप ध्यान रखिए यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स वर्ड यूज हुआ है जो कि लोगों को रिप्रेजेंट करता है, रादर देन बीइंग देयर मोनार्क वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है. थर्ड पॉलिटिकल थिंकर है मोंटेस्क्यू. इनकी बुक का नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज. इन्होंने जो ऊपर के हमने 2 आइडियाज पढ़े थे पॉलिटिकल थिंकर्स के, वो इन आइडियाज को और आगे फॉरवर्ड लेके जाते हैं और वो बताते हैं डिफिजन ऑफ पावर होना चाहिए, विच मीन्स एक सेपरेशन होना चाहिए गवर्नमेंट में जहां पे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी अलग अलग तरह से वर्क करे और लोगों को भी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी में इंक्लूड करा जाए. इस तरीके से एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट निकल कर आ सकती है. अब मैं आपको फ्रांस की आगे जो फ्रांस आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन हुआ था उसका एक शॉर्ट में टाइमलाइन देना चाहूंगी. उससे आपके लिए इजी रहेगा कि आप बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नोट्स ना पढ़ें. अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. आप टिप्स पे टाइमलाइन के थ्रू कोई भी हिस्ट्री का टर्म्स, कोई भी डेट्स वगैरह याद करना इजी रहेगा. जैसे ही वो 3 पॉलिटिकल आइडियाज लोगों के बीच में प्रोपोगेट हुए तो लोगों में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ गया आजादी का, फ्रीडम का, लिबर्टी का. और ऐसे पॉलिटिकल आइडियाज लिबर्टी और फ्रीडम के लोग फ्रीक्वेंटली डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था. कहां पे? तो आप गेस कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे डालिए. रादर मैं आपको बता देती हूँ अभी फिलहाल के लिए कि वो डिस्कस करते थे कॉफी शॉप्स में, सलोन में. और जैसे ही किंग को ये न्यूज पता चलती है कि लोग मेरे खिलाफ ऐसे आइडियाज बना रहे हैं, ऐसे प्लान कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं, वो और ज्यादा टैक्सेस बढ़ा देता है. तो लोगों और ज्यादा बगावत का उनके अंदर करेज आ जाता है कि नहीं, इस बार तो हमने ठान लिया है कि हम पक्का पक्का किंग को उसकी थ्रोन से उसको हटा देंगे. तो आगे हम पढ़ते हैं आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन की एक टाइमलाइन दे रही हूँ. 1789 में स्टेट जनरल असेंबली कॉल्ड आउट करी जाती है. ये पॉलिटिकल बॉडी होती है क्योंकि जो किंग था फ्रेंच सोसाइटी में लुइस 16 वो अकेले टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था. ऑल्दो सारे उसके पास राइट्स थे कि वो आगे उसको टैक्स को लेके जाना है या नहीं, बट वो अकेले नहीं बढ़ा सकता था. इसलिए उसने ये असेंबली को बुलवाया और फर्स्ट और सेकंड स्टेट से 300 मेंबर्स ऑफ अपर 2 स्टेट्स वर वेलकम. जो थर्ड स्टेट अकेली थी उससे 600 मेंबर्स आए थे. अब आप ये सोच रहे हैं कि इस स्टेट के इतने और इस स्टेट के इतने सारे, वो इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया था थर्ड स्टेट में 80% पॉपुलेशन किसकी थी, थर्ड स्टेट लोगों की थी और अपर 2 स्टेट्स के लोग कम थे जो कि क्लर्जी और नोबल्स थे.
तो इसलिए नॉर्मली इस स्टेट्स के लोग ज्यादा आए थे। जब उधर वो आते हैं तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के आपस आमने सामने लोग बैठ जाते हैं, जो थर्ड स्टेट के थे वो पीछे जाके खड़े हो जाते हैं। 600 मेंबर्स आए थे। डिसाइड होता है जनरल असेंबली में कि सारे जनरल असेंबली में पर स्टेट का एक वोट काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल एक अपर स्टेट है तो वो सिर्फ एक वोट दे सकती है, पर यहाँ पे वो ये आइडिया को क्रॉस कर देते हैं, वो मना कर देते हैं थर्ड स्टेट के लोग, और वो बोलते हैं हम रूसो के आइडिया को फॉलो करेंगे, हम एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हैं अपने किंग और अपने लोगों के बीच में, जिसमें वो ये डिमांड कर रहे थे कि ईच पर्सन ईच वोट। पर ये बात सुन के किंग बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्यूरियस हो जाता है, वो साफ मना कर देता है। इसी के तरीके से यहाँ से निकलते के साथ लोग बाहर आ जाते हैं, वो बीच में ही जनरल असेंबली को छोड़ देते हैं। वो अपने साथ 40,000 लेटर्स भी लेकर गए थे, जो कि वो वहीं छोड़ के आ जाते हैं। वो 40,000 लेटर्स वो लेटर्स थे जो कि लोग यहाँ नहीं आ सकते थे, और उनकी क्या डिमांड्स थी किंग से वो फुलफिल करने के लिए वो वैसे ही बाहर आ जाते हैं, और वो एक टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होते हैं। टेनिस कोर्ट में जब वो इकट्ठा होते हैं, वो वहां पे ओथ लेते हैं कि आज हम डिस्पर्स तभी होंगे जब हम फ्रांस का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे। तो टाइमलाइन स्टार्ट होती है 1789 से, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस फ्रेम हो जाता है, जो कि सारे बेसिक राइट्स जो भी ह्यूमन को मिलने चाहिए वो मिल जाते हैं। 1792 आते आते फ्रांस एक रिपब्लिक भी बन जाता है। 1791 और 92 के बीच में एक बहुत प्रोमिनेंट बंदे का रोल आता है, जिसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर। वो एक जैकोबिन क्लब इंट्रोड्यूस करता है, जिसके आप बुक में भी देख सकते हैं कि एक हैट होती है, ट्राउजर होते हैं, शर्ट होती है, कि जो भी स्ट्रीट में वॉक कर रहा है, अगर आप फॉलो करते हो जैकोबिन क्लब की आइडियोलॉजी को मानते हो, तो आपको इस सर्टेन टाइप्स ऑफ अटायर आपको पहनने होंगे, जिससे आप इजिली आइडेंटिफाई हो जाओ कि यू आर द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब। तो इस तरीके का एक पहले वो क्लब बहुत इजी गोइंग क्लब होता है, लोग बहुत लिबरल होते हैं, बट जैकोबिन क्लब आगे आते आते 1792 तक आते आते बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बन जाता है, और 1792 में उसको जैकोबिन क्लब को भी ओवरथ्रो कर दिया जाता है। 1795 में 5 मेन डायरेक्टोरेट टू रन स्टेट, इस टाइम पे किंग को ओवरथ्रो कर दिया। जैकोबिन क्लब के जो हेड था, जो कि मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेयर था, उसको हटा दिया गया, डिस्प्लेस कर दिया उसे। तो स्टेट को कौन रन करेगा अब? तो 5 मैन डायरेक्टोरेट रन करने के लिए यहाँ पे बुलाए जाते हैं, और उस टाइम तक आते आते चर्चेस भी ओपन कर दिए जाते हैं कि साइड बाय साइड चर्च भी अपना वर्क कर सकते हैं, बट वो इतने ज्यादा कंजर्वेटिव नहीं रहेंगे, ना वो कोई टैक्सेस कलेक्ट करेंगे। 1799 आते आते फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्ट इट वाज स्टार्टेड इन बैक इन 1789। ये 10 ईयर लॉन्ग रेवोल्यूशन था, और 1799 में ये खत्म हो जाता है। यहाँ पे राइज होता है नेपोलियन बोनेपार्ट का, जो कि बहुत एक प्रोमिनेंट लीडर भी था फ्रांस में। इसको हम कल कवर करेंगे अपनी वीडियो में, पर मैं आपको इसे एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। नेपोलियन बोनेपार्ट ने बहुत सारी बैटल जीती हुई थी, तो फ्रांस के लोग उसको ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था कि ये एक शायद आइडल मैन है, जो कि फ्रांस की गद्दी को संभाल सकता है और फ्रांस का फ्यूचर बदल सकता है। बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, वो फ्रांस के लोगों को सिविल राइट्स जरूर देता है, जो पहले कभी भी ऐसे राइट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, बट वो अपने आप को एम्परर घोषित कर देता है 1804 में। इसके बहुत सारे कारण रह सकते हैं कि उनको पता चल गया था कि अगर डेमोक्रेसी आ जाएगी तो नेपोलियन बोनेपार्ट भी वापस से हट सकता है, और कोई और किंग बन सकता है, कोई और रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पे उसने अपने आप को घोषित कर दिया था। कल के वीडियो में हम नेपोलियन बोनेपार्ट का रोल पढ़ेंगे, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी और विमेन्स रेवोल्यूशन, जो पैरेलल रेवोल्यूशन चल रहा था, जो विमेन का स्ट्रगल था वोटिंग के लिए और वर्क करने के लिए, जॉब्स के लिए, वो क्या था, हम उनको ट्रेस करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी, और अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज आप उधर से स्टार्ट करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कोई भी आपके डाउट्स हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। ये जो मेरा फ्रेंच रेवोल्यूशन पे टॉपिक है, मैंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रखा है। आप 10-15 मिनट में पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंट जितनी भी डिटेल्स हैं आप जान सकते हैं। एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, सो ऑल द बेस्ट, बाय।